वेलकम टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल अगेन। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में, जो कि साइज़ रिडक्शन का ही एक मिल है और कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने बॉल मिल के बारे में डिस्कस किया था और हमने साइज़ रिडक्शन के डिफरेंट मेथड्स या मैकेनिज़म्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आप जानते हैं कि साइज़ को रिड्यूस करने के लिए इम्पैक्ट, इट्रीशन, कंप्रेशन, ये सारे मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं। अगर आपको इनका डिटेल जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट इनके बारे में डिटेल आपके पास वीडियो आ जाएगी और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आपको बॉल मिल के बारे में भी पता चलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल बॉल मिल का क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का, जो कि साइज़ रिडक्शन में हमें हेल्प करता है। साइज़ रिडक्शन मीन्स हमें पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना है, यानी कि लार्जर पार्टिकल साइज़ को पाउडर के या किसी भी ड्रग के उसको हमें कन्वर्ट करना है स्मॉलर पार्टिकल्स में। लाइक दिस इज़ योर लार्जर पार्टिकल एंड इसको हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी हेल्प से आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ ड्रग एक्शन जो है वो भी साथ साथ बढ़ जाता है। तो इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, राइट बच्चों। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का दूसरा नाम है आपका जेट मिल, या फिर हम इसको कह सकते हैं माइक्रोनाइजर्स। और फ्लूइड एनर्जी मिल, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में बताइए, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताइए, तो आपको इसके बारे में लिखना है। या अगर इन नाम से भी आता है जेट मिल या माइक्रोनाइजर्स, तब भी आपको इसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो नाउ साइज रिडक्शन में ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि बॉल मिल के अंदर हमारे दो प्रिंसिपल लग रहे थे, वैसे ही इसके अंदर भी हमारे दो ही प्रिंसिपल लगेंगे। फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड सेकेंड इसका प्रिंसिपल है, जो कि एक साथ लगते हैं, इटरेशन। इम्पैक्ट और इटरेशन जब साथ में लगते हैं तो साइज जो है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूस होता है, राइट। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म बहुत अच्छे हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए, और फ्लूइड एनर्जी मिल में आपके यही दो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन मीन्स ये इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है और जो है इसका दिखने में ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है। कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इसके नोजल्स हैं। दीज आर नोजल्स, जिनके थ्रू हम एयर जो है वो पास करवाएंगे। यहाँ से एयर आती है आपकी और वो इन नोजल्स के थ्रू पास होती है। दिस इज योर हॉपर। ये ग्रीन कलर के आपको जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल, जिनका साइज का रिडक्शन आपको करना है। दिस इज योर क्लासिफायर, या आप एक तरह से इसको आउटलेट भी बोल सकते हैं। इसको आप इनलेट बोल सकते हो, क्योंकि ये इनलेट हमने अपने हॉपर से अटैच करके रखी है ताकि हम फीड को एंटर करा सकें। सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल। अगर हम बात करें कि आपको इसको लिखना कैसे है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ये एक लूप ऑफ पाइप है जो अराउंड 20 to 200 mm के साइज़ में आती है। अब ये भी डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका जो साइज़ होगा, डायमीटर साइज़, वो 20 to 200 mm ही होगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ये बड़ा है तो ये 2 मीटर तक भी जा सकता है, राइट। तो ये जो है फिक्स नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, राइट। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप पाइप हैविंग डायमीटर ऑफ अराउंड 20 to 200 mm in size, and they contain an outlet at the top, which is also known as classifier. Then there is an inlet attached with an hopper by which we can add our feed into the instrument. There is a nozzle attached at the bottom by which we can pass air into the instrument or into the equipment. So by this you can write their construction. Then let's talk about working.
तो ये किस तरह से काम करता है। काम करने से पहले आप ये देखिए, ये इसका हॉपर है। हॉपर क्या काम करेगा, हमारी फीड को या जिस भी पार्टिकल्स को हमें रिड्यूस करना है, जिसका साइज हमें रिड्यूस करना है, उनको एंट्री दिलवाएगा हमारे इंस्ट्रूमेंट में थ्रू दिस इनलेट। ये आपकी इनलेट है, ये आपका हॉपर है। हम हॉपर में अपना मटेरियल डाल देंगे और वो पास होकर यहाँ तक आ जाएगा। अब इसको समझने से पहले ये चीज़ समझिए कि अगर सपोज़ कीजिए आपने एक छलनी ली है जो कि घर पे हम आटा छानने के लिए यूज़ करते हैं। अब उस छलनी के नीचे मैं जो है एयर पास करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एयर पास करवा रही हूँ, तो और ऊपर मैंने एक फुटबॉल रखी है, राइट। अगर मेरा प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर कम हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हुआ, तो वो बॉल जो है वो उस छलनी पर ही टिकी रहेगी। लाइक दिस इज़ योर छलनी एंड यहाँ पे आपकी बॉल है। अब मैं नीचे से जो है एयर पास करवा रही हूँ, तो ये बॉल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे एयर के फोर्स से ज़्यादा हुई तो वो वहीं पर टिकी रहेगी। लेकिन अगर मैंने एयर का फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया, मैंने बहुत वेलोसिटी उसकी बहुत बढ़ा दी है, स्पीड एयर की बहुत बढ़ा दी है, या वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है उस बॉल को, तो अब क्या होगा, बॉल जो है वो उछलेगी। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है। ये नोजल्स हैं, यहाँ से आपके पार्टिकल्स आए और यहाँ पर आ गए, राइट। ये स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर। इस स्क्रीन के अंदर से यहाँ से आप एयर पास करवाओगे। एयर पास कराओगे जब, तो यहाँ से आपकी एयर इन नोजल्स के थ्रू इस इंस्ट्रूमेंट में एंटर करेगी। जैसे ही वो एंटर करेगी, क्योंकि हम फुल फोर्स से उसको अप्लाई करते हैं, जब फुल फोर्स से अप्लाई करोगे मीन्स एयर यहाँ से पास करेगी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, उछलेंगे, ठीक है, ये मूव करेंगे ऊपर की तरफ। अब मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसे पास करेंगे। अब देखिए, अब ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ से हमने एयर पास कर दी और ये उछल रहे हैं। अब ये उछल रहे हैं तो इसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। यहाँ तक समझ आया। सर्कुलेट होते वक्त आपके दो मैकेनिज्म लगेंगे, इम्पैक्ट एंड इटरेशन। इम्पैक्ट कैसे, क्योंकि जब कोई चीज़ सर्कुलेट होती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो हिट होते हैं या तो आपस में या वॉल्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर मैकेनिज्म आपका लगेगा इम्पैक्ट। इटरेशन मीन्स दो पार्टिकल्स आपस में भी फ्रिक्शन कॉज कर सकते हैं, आपस में रगड़ खा सकते हैं, तो वहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो लगेगा इटरेशन। तो दोनों ही प्रिंसिपल लगने की वजह से आपका पार्टिकल साइज जो है वो टूट जाएगा, पार्टिकल साइज कम होता चला जाएगा, पार्टिकल जो है वो टूटना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे वो टूटता रहेगा, क्योंकि एयर तो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट होती रह रही है, तो अब उस एयर के सर्कुलेट होने की वजह से जो फाइनर पार्टिकल हैं वो इसके लिए टेकअप कर लिए जाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब यहाँ तक वो पहुँच जाएंगे तो इस क्लासिफायर के अंदर वो आएंगे। अब यहाँ पे लगी हुई है आपकी सीव। सीव क्या काम करेगी, वो एयर को तो पास करवा देगी, वो पार्टिकल को तब तक पास नहीं करवाएगी जब तक उसके डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज प्रोड्यूस नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 120 वाली सीव अटैच करी है तो वो उसी पार्टिकल को पास होने देगी अपने अंदर से, जो कि इस सीव से इजीली पास हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सीव नंबर 10 जो है वो कोर्स वाली होती है और जो फाइनर वाली होती है, जैसे जैसे सीव का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फाइन होते जाते हैं हमारे पार्टिकल। तो अगर मैंने 120 वाली सीव जो है यहाँ पे अटैच कर दी है क्लासिफायर में, तो मतलब वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स मांग रहा है, वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स मांग रहा है। तो वो तब तक अपने अंदर से उसे पास नहीं होने देगा जब तक उसका पार्टिकल साइज 120 तक नहीं पहुँच जाता। तब पास होंगे जब उनका डिज़ायर पार्टिकल साइज, जो हमारा डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज है, वो अचीव नहीं हो जाता, राइट। अगर अचीव नहीं हुआ तो दोबारा से सर्कुलेशन में आएंगे और दोबारा से इम्पैक्ट एंड इटरेशन लगेगा और दोबारा से पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहेंगे पार्टिकल, वैसे वैसे आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस होता जाएगा, राइट। तो ये है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। और जब आपके पास डिज़ायर्ड जो है साइज़ के पार्टिकल्स आ जाएंगे, उनको आप यहाँ से आउटलेट से कलेक्ट कर लोगे, राइट। तो ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस फ्लूइड एनर्जी मिल में, ये कह सकते हैं जेट मिल में या माइक्रोनाइजर्स में। तो ये ईजी प्रोसेस है। इसके एडवांटेजेस हैं कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, आप वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हो ईजिली इससे। दूसरा कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन में, दूसरे वाले जैसे कि हैमर मिल या डिसइंटीग्रेटर, तो उनमें क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपके जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। लेकिन फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही
ही कोई हमने बीटर्स अटैच किए हैं, ना ही कोई ब्लेड्स अटैच किए हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो और आपका यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो। तो थर्मो सेंसिटिव मटेरियल को आप ईजिली यहाँ पे जो है साइज उनका रिड्यूस कर सकते हो, राइट। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। देन डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल लेवल पे, तो इसको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन चाहिए, तो यही इसकी डिसएडवांटेजेस। सो ये है आपका जेट मिल या माइक्रोनाइजर्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।